नमस्कार। मैं जीएल शर्मा। आज हम डिस्कस कर रहे हैं सामाजिक मुद्दे सोशल इश्यूज जो बुक है उसका वीडियो एनालिसिस। और आज का हमारा टॉपिक है वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, फ्रॉम वसुधैव कुटुंबकम टू ग्लोबल विलेज। तो इस कॉन्सेप्ट की हम चर्चा करेंगे। हम आपको बताएंगे कैसे, कहाँ, क्या ये कॉन्सेप्ट है, क्या इसके कारण है, क्या परिणाम है, और किस तरह से ग्लोबलाइजेशन जो हमारे आर्थिक सुधार है 1991 में हमने एलपीजी शुरू किया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, उसके बाद कैसे आगे बढ़ा। सामाजिक मुद्दे जो किताब है वो सिविल सर्विसेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप आरएस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप आरजेएस और दूसरे पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, उनके ऐसे राइटिंग के लिए, किसी भी इंटरव्यू के लिए, ग्रुप डिस्कशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम बात करेंगे आज वैश्वीकरण की सोशल इश्यूज के तहत। ये मेरा छोटा सा परिचय है। मैं जीएल शर्मा हूँ, राजस्थान प्रशासनिक सेवा में हूँ, और कुछ मैंने किताबें लिखी हैं जो आपके काम की आपकी स्क्रीन पर है। ये किताब जो मेरी है इसको राष्ट्रीय अवार्ड मिला है, पंडित गोविंद बल्लभ पंत नेशनल अवार्ड मिला है इसको, मिनिस्ट्री ऑफ होम से, आधुनिक अपराध शास्त्र। तो आज हम जो जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वो है वैश्वीकरण। हमारे उपनिषदों में कहा है कि अयम निजः परावेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। मतलब पूरा विश्व एक कुटुंब है, एक परिवार है, एक गांव की तरह है। लेकिन लोग ये मानते हैं कि वैश्वीकरण की जो ग्लोबलाइजेशन की जो कॉन्सेप्ट है, ग्लोबल विलेज का जो कॉन्सेप्ट है, वो कनाडा के आधुनिक सिद्धांतकार, राजनीतिक सिद्धांतकार मार्शल मैक्लुहान ने दिया 1980s में। भाई उपनिषदों में बहुत पुराना वाक्य, हजारों वर्ष पहले है। खैर ये चर्चा हम बाद में करेंगे। हम आपको बताते हैं वैश्वीकरण क्या है। वैश्वीकरण पूरी दुनिया में एक ऐसी परिकल्पना है, संकल्पना है, जो पूरी दुनिया को, सब दुनिया की अर्थव्यवस्था को आईटी के माध्यम से, बहुत सारी वैश्विक नेटवर्क के माध्यम से एक दूसरे को जोड़ती है। भौगोलिक सीमाओं से परे विभिन्न प्रकार की चीजों का, चाहे वो आईटी हो, साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, माल हो, वस्तु हो, बाजार हो, व्यापार हो, श्रम हो, पूंजी हो, मुद्रा हो, यातायात हो, सूचना, संसार, तकनीक, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, इनका सबका निर्बाध प्रवाह जो है भौगोलिक सीमाओं से परे, ये वैश्वीकरण है, ग्लोबलाइजेशन है। अब इसमें अगर इकोनॉमिक एस्पेक्ट जुड़ जाता है तो वो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन के साथ में जुड़ता है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, हम इसके साथ में आगे बढ़ेंगे। ग्लोबलाइजेशन के क्या सकारात्मक परिणाम है, क्या नकारात्मक परिणाम है, उसकी हम बात करेंगे। सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक सभी आयामों की, सभी परिप्रेक्ष्यों की हम यहाँ पर बात करेंगे। ये एक छोटा सा समरी है जिस चीज को मैं आपको बता रहा था। लोग कहते हैं कि ग्लोबल विलेज का कॉन्सेप्ट मार्शल मैक्लुहान ने दिया। मैं कहता हूं कि ये तो हमारे यहां बहुत सारी उपनिषदों में पहले से ही दिया हुआ था, जो मैंने बताया आपको, अयम निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। यही ग्लोबलाइजेशन है बेसिकली। और अब क्या है ग्लोबलाइजेशन? ये डेफिनेशन है। जो लोग आरएस मेंस की तैयारी कर रहे हैं, 20 शब्दों में 2-3 लाइनों में क्या लिखना है एग्जैक्टली आप ये लिख के आएंगे तो निश्चित तौर पर आपको 2 में से 2 नंबर। अब हम बात करते हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन है उसमें उसके क्या, किस तरह का ये कॉन्सेप्ट है, किन किन चीजों के साथ में हम आगे बढ़ेंगे, क्या क्या शब्दावलियां किन किन पर्सपेक्टिव के साथ में यूज की जाती हैं। तो कुछ लोग, जैसे टॉम जी काटो संस्थान है, काटो इंस्टीट्यूट कहते हैं उसको, वो कहता है कि सीमाओं के पार जो विनिमय है, जो एक्सचेंज है, उस पर जो राज्य हैं उनका प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, वो ओपन होना चाहिए, खुला होना चाहिए। उससे क्या होगा कि जो प्रोडक्शन है और जो एक्सचेंज है वो इंटीग्रेटेड नहीं होगा और कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, वो उसका फ्री फ्लो होगा और बड़ा आसान होगा। और किस तरह से होगा? ये डिवीजन ऑफ लेबर का एक एक्सट्रीम फॉर्म है, जहां चीजें बहुत अच्छी बनती हैं, जहां स्पेशलाइजेशन है, जहां सुपर स्पेशलाइजेशन है, वहां तक अगर पहुंचना है तो उसका एकमात्र माध्यम है, वो है ग्लोबलाइजेशन। इसी तरह से अमेरिकन एक विचारक हैं, वैसे तो भाषाविद हैं, नॉम चॉम्स्की। नॉम चॉम्स्की कहते हैं कि नव उदारवाद जो है, नियो लिबरलिज्म इज नथिंग बट द काइंड ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जिनको कई लोग तो अंतरराष्ट्रीयकरण भी कहते हैं वैश्वीकरण को। तो इसके बहुत सारे सामाजिक, राजनीतिक और प्रशासनिक मायने हैं जिनकी चर्चा हम यहां पर करेंगे। अब इसकी हिस्टोरिकल हम बैकग्राउंड पर जाते हैं। आपने सबने सुना होगा कि भारत में एक सिल्क रूट था जो भारत से लेकर यूरोप तक जाता था, और प्राचीन भारत में जो इंडियन कॉन्टिनेंटल है वहां से बहुत सारी चीजों का व्यापार होता था, चाहे वो चीन है, चाहे वो फारस है, चाहे वो यूरोप है, चाहे वो अरब कंट्रीज हैं, इन सब में। और इसीलिए इस्लाम, बौद्ध, जैनिज्म, इन सब का आगे भी प्रचार प्रसार हुआ। अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल में कैसे गया? इस तरह से गया कि सिल्क रूट था,
वहाँ जहाज जाते थे, दूसरे और भी संसाधन थे आवागमन के, ट्रांसपोर्टेशन के, उससे बहुत सारी सामग्री। आप जब केरल में जाएंगे तो आपको हिस्टोरिकल एविडेंसेज मिलेंगे कि केरल के जो स्पाइसेज हैं, जो मसाले हैं, उन मसालों का एक्सपोर्ट पूरे यूरोप में होता था। अमेरिकन कंट्रीज जो हैं उन तक जाता था, और बड़े बड़े जो विकसित उस समय की सभ्यताएं थी, उन सभ्यताओं में भारत के, केरल के, साउथ के जो मसाले थे वो बड़े पॉपुलर थे। और आज भी धीरे 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 यूरोप में, और विशेष रूप से ब्रिटेन और यहाँ के जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनमें, अमेरिका में भारत की ऑर्गेनिक चीज़ें, स्पाइसेस, मसाले बहुत तेज़ी से प्रचलित हो रहे हैं, बहुत तेज़ी से पॉपुलर हो रहे हैं, और सबको जीआई टैगिंग भी मिल रही है। जियो इंडिकेशन जो टैगिंग है, वो टैगिंग भी यहाँ पर उनको दी जा रही है। बेसिकली जो वर्तमान जो कॉन्सेप्ट है ग्लोबलाइजेशन का, आधुनिक कॉन्सेप्ट, इसका जन्म ऐसा मानते हैं कि 1980 के आसपास हुआ, जो मैं आपको बता रहा था। मार्शल मैक्लुहान की बात करें, दूसरे लोगों की बात करें, रसेल की बात करें, और उस समय एक शब्द आया था कॉर्पोरेट दिग्गज। कॉर्पोरेट मतलब जो हेड्स हैं, उनका एक ऐसा माना गया कि 19वीं शताब्दी में धीरे धीरे जब इकोनॉमी आगे बढ़ी, कैपिटलिज्म एक थोड़ा आगे बढ़ा इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, तो फिर एक ऐसे युग की शुरुआत हुई जो कहीं ना कहीं आगे कॉलोनाइजेशन का विस्तार भी दे रहा था, चाहे वो ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन हो, चाहे वो पुर्तगालीज कॉलोनाइजेशन हो, दूसरे हम चूंकि हमारा गोवा जो है वो पुर्तगाल के अधीन था उस समय, चाहे फ्रेंच कॉलोनाइजेशन हो, इन सबके जो विस्तारवाद है ये आगे बढ़ा, और इसी को धीरे धीरे ऐसा कहा जाने लगा कि ये विस्तारवाद ही वास्तव में वैश्वीकरण, अंतरराष्ट्रीयकरण है, जिसकी हम बात कर रहे थे। और आधुनिक मॉडर्नाइजेशन की, ग्लोबलाइजेशन की मैंने बात की। हमने भारत की जो हम बात करें, और पूरे विश्व में भी जब शीत युद्ध समाप्त हो गया था, यूएसएसआर का विघटन हो गया था, तो एलपीजी की शुरुआत हुई। उसी समय भारत ने एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, उसको एडॉप्ट किया, और उसको एडॉप्ट करने के साथ ही भारत में खुली अर्थव्यवस्था, जिसको हम कहते हैं कि आर्थिक सुधार, और आज तो हम उसको कहते हैं कि आर्थिक सुधार के सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज एंड फोर्थ स्टेज, ये आर्थिक सुधार, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की स्टेजेज हैं, और ये फेजेज हैं, इनकी हम आज बात करते हैं। वैश्वीकरण के पक्ष में बहुत सारे तर्क दिए जाते हैं, उनकी हम यहाँ पे बात करेंगे। बेसिकली अगर आपको इंक्लूसिव डेवलपमेंट करना है, आपको एक ऐसा डेवलपमेंट करना है जो सोशल जस्टिस भी देता है, एक ऐसा डेवलपमेंट करना है जिसमें डाउन ट्रोडन जो वो अंतिम रूप से बैठा हुआ व्यक्ति है वो भी मुख्य धारा में आए, तो आपको बहुत सारी चीजों में समदर्शिता लानी होगी, आपको एक इंक्लूसिवनेस लानी होगी, आपको एक इस तरह से सोशल जस्टिस के साथ उन जो डिस्क्रिमिनेशंस हैं उनको मिटाते हुए सबको एक समान दृष्टि से देखना पड़ेगा। वो क्या है? वो सब एक वैश्विक दृष्टि है, वो दृष्टि ही वैश्वीकरण को बनाती है। तो ये इसका सोशियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन है। ऐसे ही बहुत सारे आयाम हैं। जब हम इसके विपक्ष की बात करते हैं तो कई लोग विरोध करते हैं। आजकल जब कोरोना के बाद की स्थिति आई तो लोग स्थानीयकरण की प्रक्रिया को, यानी पैरोकियलाइजेशन को, लोकलाइजेशन को, यानी डीग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं। डीग्लोबलाइजेशन मतलब आप अपनी जो एथनिक कल्चर है, आपकी अपनी जो विरासत है, आपकी हेरिटेज है, आपकी हिस्ट्री है, उस पर ज्यादा फोकस करने लगे हैं बजाय कि दूसरे के इंपोर्टेशन के बजाय। तो अब धीरे धीरे ये बात भी एक जाने जाने लगी है और इस पर एम्फेसिस होता है। इसको सांस्कृतिक जागरूकता बढ़ाने वाली बात माना गया है। और ये चूंकि एक नाम मैं आपको बताऊंगा, क्वामे नक्रूमा। क्वामे नक्रूमा जो है वो ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ थे और वो ये मानते हैं कि ग्लोबलाइजेशन जो था इट इज नथिंग बट नियो कॉलोनियलिज्म। ये नव उपनिवेशवाद है, यानी आर्थिक रूप से आपको गुलाम करने वाली प्रक्रिया है, खुले बाजार की प्रक्रिया। मींस जो पूंजीवाद है, यानी नया पूंजीवाद, उदार पूंजीवाद, ये पूंजीवाद वास्तव में नव उपनिवेशवाद है। बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं, वो आपके ऊपर जो नए विकासशील देश हैं या अविकसित देश हैं, नए देश हैं, दूसरी और तीसरी दुनिया के देश हैं, उन पर आर्थिक प्रभुता, संप्रभुता, डोमिनेंस स्थापित करेंगे और धीरे धीरे लोग आर्थिक रूप से गुलाम होंगे। ये बात थी घाना के पूर्व प्रधानमंत्री क्वामे नक्रूमा की। 72 में ये रहे हैं, 72 में इन्होंने किताब लिखी, उसमें इन्होंने ये कहा। तो बहुत सारी बातें हैं जो नेगेटिव और पॉजिटिव रूप से आपको बताते हैं कि वैश्वीकरण क्या है, क्या होना चाहिए। भारत में लुक वेस्ट और 2-3 पॉलिसी भारत में है जो ग्लोबलाइजेशन को समझाती हैं। लिंक वेस्ट, लुक वेस्ट और लिंक वेस्ट। किस तरह से हम पश्चिम के साथ में, पश्चिम जो देश हैं उनके साथ में हमारे कैसे रिलेशन हो,
उनके लिए ये हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है, वो डिप्लोमेसी जो है, वो यहाँ पर काम कर रही है। और हम कई तरह के कॉरिडोर बना रहे हैं। उन कॉरिडोर्स में ये माना जा रहा है कि अब भारत जो है वो धीरे धीरे, चूंकि चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है भारत, पांचवी और चौथी बनने के कगार पर है, तो धीरे धीरे भारत एक आर्थिक शक्ति बनेगी। और वो तभी बनेगी जब डेमोक्रेटिकली भारत ग्लोबलाइजेशन का पक्षधर होगा और इकोनॉमिक फ्रीडम के साथ में ऐसी पॉलिसीज भारत लाएगा जो सबके लिए लाभकारी होंगी। सभी लोग, सभी देश एक नागरिक की तरह, एक विश्व और एक नागरिक, जिसको विश्व नागरिक कहा गया, वर्ल्ड सिटीजनशिप, इसकी एक कॉन्सेप्ट है जो हो सकता है नई सरकार आगे बढ़ाए और आने वाले दिनों में ये कहां तक मेटलाइज करे, किस तरह से नई विश्व व्यवस्था का निर्माण कैसे हो, उसकी हम यहां पे बात करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। ये 7 सिद्धांत हैं। बेसिकली ये इंटरनेशनल रिलेशन का पार्ट है। जब किसी टॉपिक में आपको IR जो सिविल सर्विसेज के कोर्स में भी है, RS में भी है, वहां आपको पूछा जाएगा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, तो यहां देयर आर 7 प्रिंसिपल्स एस्टैब्लिश्ड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। तो 7 सिद्धांत यहां पर बताए गए हैं। इन सिद्धांतों की चर्चा मैं डिटेल में नहीं करूंगा, आप जब किताब पढ़ेंगे तो आपको पूरा पता लग जाएगा। ये 7 सिद्धांत, इनके साथ में चूंकि हमारी जो डिप्लोमेसी है वो नॉन वायलेंस की है, अहिंसा पर आधारित है, तो ये भी एक इसमें सिद्धांत है, बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। और इसके साथ में ये वैश्वीकरण पूरा हुआ, ग्लोबलाइजेशन था, हमने चर्चा की। ये वीडियो एनालिसिस है बेसिकली, सामाजिक मुद्दे सोशल इश्यूज जो किताब है वो हिंदी में भी है और अब अंग्रेजी में भी आ चुकी है, दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। RS, IAS, PCS, RJS निबंध लेखन के लिए, इंटरव्यू के लिए ये एक तरह से मस्ट रीड बुक है, एरर फ्री बुक है, जो ऑथेंटिक शोधपूर्ण सामग्री आपको ये उपलब्ध कराती है। सामाजिक मुद्दे आप पढ़िए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करिए। थैंक यू। जय भारत, जय हिंद, बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू।